वेलकम टू एग्जाम टाइम दोस्तों। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2020 के लिए कुछ आईएमपी प्रश्न और टॉपिक हम यहाँ पर लेकर आए हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें प्राचीन और मध्यकालीन भारत के हमने कुछ आईएमपी प्रश्न और टॉपिक आपको बताए थे। आज के वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे यूनिट 3, 4 और 5 जो कि मध्य प्रदेश और आधुनिक भारत से संबंधित है। उससे संबंधित हम यहाँ पर सभी प्रश्न देख लेंगे कि कौन कौन से आईएमपी है और पिछले वर्षों में कौन से प्रश्न जो आए हैं। तो वो प्रश्न हमने यहाँ पर नहीं लिए हैं क्योंकि एमपीपीएससी में इतिहास में जो प्रश्न है वो बहुत ही कम यहाँ पर रिपीट होते हैं। तो अब आपको उन क्वेश्चनों पर ध्यान देना चाहिए जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जिनके इतिहास में जो तैयारी है वो कमज़ोर हैं इतिहास में, या फिर उनका जो इतिहास सब्जेक्ट है थोड़ा वीक है, तो वो इन टॉपिक या इन प्रश्नों को तैयार कर लें। आपका इतिहास में सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे, सारा आपका वहाँ पर काम हो जाएगा। एक बार आपको क्या करना है, लुसेंट को अच्छे से पूरा उसका जो हिस्ट्री है उसकी एक एक लाइन बिल्कुल अच्छे से आप याद एक बार और कर लीजिएगा, रिवीजन उसका। और ये टॉपिक का आपको अब यहाँ पर नोट्स बनाने नहीं बैठना है, सिंपल सा आप ये टॉपिक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और डायरेक्ट आपके जहाँ नोट्स हैं, जिस भी नोट्स से आप पढ़ रहे हो, तो 1 घंटे में आप जल्दी से इन सब चीज़ों को यहाँ पर रिवाइज कर दीजिएगा। तो कुछ ये आईएमपी टॉपिक है जिनसे प्रश्न आ सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से जो टॉपिक हैं या प्रश्न हैं हमारे लिए आईएमपी हैं। यहाँ पर इधर मैंने कुछ महत्वपूर्ण 3 मार्कर लिखे हैं, तो 3 मार्कर की लिस्ट अभी हम देख लेंगे। पहले हम देखते हैं क्या क्या आ सकता है। तो डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति या व्यवगत सिद्धांत आ सकता है, क्योंकि इससे पहले वेलेजली की सहायक संधि पूछ ली गई है। और प्लासी और बक्सर का युद्ध के कारण और प्रभाव अभी तक नहीं पूछे गए हैं। प्लासी का युद्ध या बक्सर का युद्ध 3 मार्कर में पूछा गया है, बाकी ये जो हैं ये 5 मार्क के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से आपको पढ़ लेना है। आंग्ल मराठा युद्ध अभी तक नहीं पूछा गया है और आंग्ल मैसूर युद्ध भी नहीं पूछा गया है, तो इनके कारण और प्रभाव आपको अच्छे से पढ़ना है और इनसे प्रश्न बिल्कुल आ सकता है। और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपका ये है कि ब्रिटिश भारत का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये 11 मार्कर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में सिंपल ही ये लाइन दी गई है, तो इसी से डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है। और फिर जो इम्पोर्टेंट हम बात करते हैं कि भू राजस्व नीति, इराजेदारी और स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, अब इनमें आपको क्या क्या तैयार करना है, किस गवर्नर जनरल के समय में आई, किस क्षेत्र में ये लागू रही, इसमें क्या विशेषता या क्या इसके प्रावधान थे और इसके गुण और दोष। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर, या फिर क्या कमियां इनमें रही, ये आपको तैयार करना है। भू राजस्व जो पद्धति है या नीति है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा आईएमपी है। उसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं, आपके जो सिलेबस में है उसमें केवल क्या लिखा है कि कृषक और जनजातीय विद्रोह, तो आपको नागरिक विद्रोह वगैरह सब छोड़ देना है। जो सिलेबस में लिखा है जनजातीय विद्रोह और कृषक विद्रोह, और आप देखोगे अभी बिरसा और संथाल विद्रोह, इस प्रकार के जो प्रश्न है पूछे गए हैं। और मुंडा विद्रोह के बारे में आया था, तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो जैसा सिलेबस में लिखा है वैसे ही आपके यहाँ पर प्रश्न आते हैं। तो अब आपको एक ओवरऑल तैयार कर लेना है। जनजातीय विद्रोह की प्रकृति की विवेचना कीजिए। इसी प्रकार से आप कृषक में भी तैयार कर सकते हो, कृषक विद्रोह की प्रकृति की विवेचना कीजिए। मोपला विद्रोह अभी तक नहीं पूछा गया है, आ सकता है। पबना विद्रोह आ सकता है। कूका आंदोलन जो पंजाब में चला था उसके बारे में बिल्कुल पूछ सकते हैं। और नील विद्रोह अभी तक नहीं पूछा गया है। चंपारण किसान आंदोलन 1917। और देखिए जो ये नील विद्रोह है, जो सबसे पहले जो नील बागानों के साथ हुआ था 1860 में, तो 2 बार हुआ है नील विद्रोह, है ना। चंपारण विद्रोह को भी नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और तो ये देखिए नील विद्रोह का संक्षिप्त विवरण जो 1860 में हुआ था, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के जो इसमें प्रमुख नेता थे, ये आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बारे में अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो हो सके तो आप बाकी के और यहाँ पर जनजातीय और कृषक विद्रोह आप देख सकते हैं, लूसेंट से आप उन्हें बाकी को आप पढ़ सकते हो। उनमें आपको क्या पढ़ना है कि ये कब हुआ और उसका क्षेत्र और प्रमुख नेता, बस इन तीनों चीज़ों को आपको याद रखना है। और आप उनका जो कारण है, कारण में आप एक ही चीज़ लिख सकते हो कि अंग्रेज़ों की जो दोषपूर्ण नीतियाँ थी, उसके बाद में कुछ शोषणकारी नीतियाँ थी, इस प्रकार के आप उसमें कारण लिख सकते हो, क्योंकि सभी के जो कारण हैं वो समान ही रहे हैं। क्योंकि अंग्रेज़ों का जो है जनजातीय क्षेत्रों में हस्तक्षेप, है ना, हस्तक्षेप, और किसानों के जो खेतों में हस्तक्षेप, तो उनकी शोषणकारी जो नीतियाँ थी, इन्हीं के कारण उन्होंने विद्रोह किया। सभी में आप एक जैसा कारण लिख सकते हो। तो 1857 के विद्रोह के परिणाम लिखिए। देखिए 1857 का कारण आ गया है, तत्कालिक कारण आ गया है, प्रकृति आ गई है,
सब कुछ आ गया है 1857 का। इसका अभी तक परिणाम नहीं पूछा है। बाकी आपको 1857 तो पूरा ही तैयार करना है, क्या इसके सैनिक कारण थे, राजनीतिक कारण क्या थे, और भी जो अन्य कारण है, तत्कालिक कारण क्या थे। 1857 की जो क्रांति है बिल्कुल अच्छे से करना है, इससे प्रश्न आता है। उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे पुनर्जागरण। देखिए पुनर्जागरण में अभी तक कौन कौन से जो प्रश्न हैं पूछे गए हैं। दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के बारे में पूछ लिया गया है। उसके बाद में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में पूछ लिया है। स्वामी रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद, उनका रामकृष्ण मिशन के बारे में पूछ लिया। ये तीनों पूछे हैं अभी तक पुनर्जागरण से। अब आपको क्या तैयार करना है, देखिए ओवरऑल आप ये जो आपका जहाँ भी नोट्स है उसमें से ये अच्छे से आपको पढ़ लेना है कि भारतीय पुनर्जागरण का क्या स्वरूप था, उसके क्या कारण थे, उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या हुए, और जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है ये आपको बिल्कुल अच्छे से करना है। इसकी भारत में कहाँ कहाँ इसका जो केंद्र था और इसका नेतृत्व भारत में किन किन लोगों ने किया था। ब्रह्म समाज का योगदान, इसके बारे में अभी तक प्रश्न नहीं आया है, तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और देखिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी क्या है, जैसे शादी की उम्र जो है वो बढ़ा दी गई है लड़कियों की, तो इसलिए आप जो भी शादी से रिलेटेड जो पुराने जो नियम है, कानून है, जैसे अपना शारदा एक्ट है, हरविलास शारदा ने उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आयु सम्मित निधि एक अधिनियम है इस प्रकार का, उसे भी आपको तैयार कर लेना है, पूछ सकते हैं। और राष्ट्रवाद, देखिए राष्ट्रवाद में वो क्या पूछ सकते हैं, राष्ट्रवाद में राष्ट्रवाद के उदय में सहायक तत्व लिखिए, कौन कौन से सहायक तत्व थे। और उदारवादी उग्रवादी विचारधारा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका समय कब से कब तक रहा, इनमें प्रमुख नेता कौन थे, इनका उद्देश्य क्या था, और इनकी गतिविधियाँ किस प्रकार की थी, यानी ये किन चीज़ों को सपोर्ट करते थे। उग्रवादी और उदारवादी, इन दोनों की विचारधारा में अंतर भी आ सकता है। तिलक और एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन, गांधी की विचारधारा एवं रणनीति। देखिए यहाँ पर मैंने नोट में लिखा है कि गांधी जी से संबंधित सारे आंदोलन, सारे फैक्ट, सारी चीज़ें पता होना चाहिए, क्योंकि गांधी जी से एक प्रश्न आपसे जरूर टकराएगा, चाहे वो 5 मार्क हो, 11 मार्क हो, चाहे 3 मार्क हो, कोई भी हो। तो गांधी को बिना पढ़े पेपर देने जा ही नहीं सकते, गांधी को तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो इनसे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, इनके जो डरबन में जो एक आश्रम था, साबरमती आश्रम है, और दांडी मार्च है, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। इससे आपका यहाँ पर बिल्कुल प्रश्न आएगा। और एक आपके सुभाष चंद्र बोस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी आज़ाद हिंद फौज का योगदान आपको तैयार करना है, क्योंकि 2021 में इनकी जो जयंती मनाई गई है, तो अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे थे, तो आपको ये तैयार कर लेना है। उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व बताइए, तो इनका जो महत्व है पूछा नहीं गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण पूछ लिए गए हैं, महत्व नहीं पूछा है। असहयोग आंदोलन के कारण एवं स्वरूप की विवेचना कीजिए, ये भी प्रश्न आपको तैयार करना है। और अन्य महत्वपूर्ण जैसे 3 मार्कर, और जो अन्य महत्वपूर्ण जो 3 मार्कर है, जैसे कामागाटा मारू प्रकरण, काकोरी कांड को आपको, जैसे कि अभी क्या हुआ है लखनऊ में, काकोरी जो कांड है उसको कुछ अन्य नाम यहाँ पर दिया गया है ना, तो यह आपको बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं काकोरी कांड। और देखिए इसके बाद अभी पहले एक जो अपने यहाँ के गवर्नर थे उनके बारे में पूछा गया था, माउंटबेटन के बारे में। तो अब जो महत्वपूर्ण जो गवर्नर है जिनके समय में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है, उनको आपको तैयार कर लेना है। 3 मार्क में आपसे पूछ सकते हैं, जैसे लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन और कॉर्नवालिस, ये। और चोरी चोरा कांड और बटलर कमेटी, और ये एगमोर गुट जो दक्षिण भारत में था, जस्टिन पार्टी के द्वारा चलाया गया था, ये आपको तैयार करना है। जो प्रमुख गुट है, संस्था है, इनके बारे में 3 मार्कर आपसे पूछा जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण जैसे कुछ कमेटियां बनी हो, कुछ पुस्तकें हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, और गठन या संस्था है, और एक ऑपरेशन पोलो है। ऑपरेशन पोलो जो आपका बाद में जो चलाया गया था, वो आपको तैयार करना है। और उसके बाद में यहाँ पर लूसेंट से रिवीजन आपको कर लेना है। लूसेंट आपको 2 से 3 बार अच्छे से पूरे एक फैक्ट आप वापस से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि उससे आपका कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का प्रश्न आपका बन जाएगा। अब यहाँ पर कुछ 3 मार्कर हम देख लेते हैं। देखिए इसमें इस प्रकार के यहाँ पर प्रश्न शामिल हैं कि जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं, और पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर संभावना है, और रिपीटेड प्रश्न
यहाँ पर नहीं आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप पूरे जो 5 साल के प्रश्न उठा के देख सकते हो, तो एक भी जो प्रश्न है वो रिपीट नहीं हुआ है। कुछ कुछ प्रश्न रिपीट हुए हैं तो उनकी प्रवृत्ति वहाँ पर चेंज कर दी गई है, पूछने का उनका तरीका अलग है। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन का कारण पूछ लिया तो अब महत्व पूछ लेंगे, ये टॉपिक वही रहेगा, प्रश्न पूछने का तरीका अलग रहेगा। और कुछ महत्वपूर्ण है जैसे ब्लू वाटर पॉलिसी और सुनहरा फरमान, कार्टिज प्रणाली, ददनी प्रथा। अभी एक प्रथा के बारे में पूछा गया था इससे पहले, तो अब आपको ये वाली चीज़ें तैयार कर लेना है। दुबला हाली पद्धति और कमियोटी प्रथा, पील कमीशन, रॉयल कमीशन, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर अभी फिल्म्स में पूछे गए थे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हरविलास शारदा, ये आपको तैयार करना है क्योंकि अभी आयु से संबंधित विधेयक पारित हुआ है इसलिए। और एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, ये भी आपको तैयार करना है। और राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती परमहंस मंडली, जो कि दादोबा पांडुरंग के द्वारा स्थापित हुई थी महाराष्ट्र में। कुछ और देखिए, शारदा सदन, कुछ व्यक्ति विशेष के बारे में आपको तैयार करना है। व्यक्ति विशेष पूछे जा सकते हैं, इनको तो आप बस एक एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको रिवाइज हो जाएंगे। आसफ अली, लियाकत अली, विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, राज बिहारी घोष, विनोबा भावे और फिरोजशाह मेहता, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी और अरुणा आसफ अली, उषा मेहता और भगिनी निवेदिता। तो ये कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट बताए हैं, बाकी आपको पढ़ना पूरे ही है। कुछ यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें आपको तैयार करके जाना ही है। उसके बाद में हम यहाँ पर अब देखेंगे मध्य प्रदेश से संबंधित। तो मध्य प्रदेश से संबंधित आपको कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना है वो आपको बता देते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का जो इतिहास है उससे क्या चीज़ें पूछी जाती है वही आपको यहाँ पर तैयार करना है। अब 3 मार्कर में आपको बता देते हैं, हर बार साहित्यकार और उनकी रचना से संबंधित एक प्रश्न आपका 3 मार्कर में आता ही है। कोई भी साहित्यकार, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको बता दिए, माखनलाल चतुर्वेदी 2014 में पूछा था, 2015 में कालिदास पूछा था और डॉक्टर रघुवीर 2016 में पूछा था। मतलब एक भी साल ऐसा नहीं गया है कि नहीं पूछा हो साहित्यकार। तो पूरे साहित्यकार आपको याद करना है, वो फिल्म्स में आप वैसे भी याद करते ही हो, तो उनके 2-2 3-3 रचनाएं भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। भवभूति 2017 में पूछा गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान भी पूछा गया था। और स्वतंत्रता से संबंधित जो मध्य प्रदेश के जो व्यक्ति रहे हैं उनको सारे को आपको तैयार करना है। जैसे शंकर शाह के बारे में पूछा था, भीमा नायक 2019 में पूछा था, सुभद्रा कुमारी 2017 में पूछा था, इस प्रकार से। और चंदेल और परमार पूरा अच्छे से आपको पढ़ लेना है। भोज परमार की जो उपलब्धियां हैं वो 2 बार पूछी गई है, 2015 और 2018 में। और 3 मार्क, 5 मार्क, 11 मार्क के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परमार और चंदेल। बाकी आपको क्या चीज़ें तैयार करना है, हमेशा जो प्रश्न आते हैं आपके इनसे आएंगे। अभी तक जो प्रश्न पूछे हैं पर्यटन, विश्व धरोहर स्थल, इनसे ही प्रश्न आते हैं। और भारत भवन के बारे में भी आप तैयार कर लीजिएगा, उसके बारे में 5 मार्क या 11 मार्क आ सकता है भारत भवन। और जितने भी अपने यहाँ के संग्रहालय हैं, संग्रहालय के बारे में भी अब पूछना स्टार्ट कर दिया है। और देखिए, ग्वालियर किले का वर्णन कीजिए। अभी क्या हुआ है, जैसे कि 2018 के बाद से अब जो विशेष जो क्षेत्र है उनका वर्णन के लिए पूछा गया है। जैसे खजुराहो के मंदिरों की का वर्णन कीजिए, इस प्रकार से पूछा था। मांडू महल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इस प्रकार से। तो आपको क्या करना है, जो विशेष महल है जो जिनके बारे में अपन सुनते रहते हैं उनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ग्वालियर किले का वर्णन, बौद्ध पर्यटन स्थल का वर्णन, जितने भी बौद्ध पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश में वो तैयार करना है। चरण पादुका नरसंहार और कुंवर चैन सिंह का योगदान, बस इतने से आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। और विश्व धरोहर स्थल जो मध्य प्रदेश की हैं, तो मध्य प्रदेश तो आपको बिल्कुल अच्छे से ही तैयार करना है, क्योंकि मध्य प्रदेश का आप पीएस से दे रहे हो तो आपको मध्य प्रदेश से संबंधित सारी चीज़ें आना चाहिए। पर इतिहास में ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, तो उनका मल्टीपल टाइम हम रिवीजन करते रहें। बाकी सारी चीज़ें तो अपन को पता रहेगी। और 3 मार्कर में देखिए, 3 मार्कर में कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास से एमपीपीएससी में। तो प्रमुख पर्यटन स्थल से आता है स्वतंत्रता सेनानी, सत्याग्रह, उत्सव, समारोह और विरासत स्थल। और एक आपको बता ही दिया है साहित्यकार। एक आप नया टॉपिक इस प्रकार से देख सकते हो, कुछ जनजाति व्यक्तित्व के बारे में पूछ सकते हैं और संग्रहालय के बारे में। बस इनसे बाहर 3 मार्कर का आपका प्रश्न नहीं जाएगा मध्य प्रदेश के इतिहास में। अब कुछ रियासतें हैं, रियासतों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो रियासत में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बता देते हैं। देखिए, सभी
में भारत में विलय संबंधी गतिविधियों को पूछ सकते हैं, यानी कि भोपाल रियासत का भारत में विलय किस प्रकार हुआ। उसके बाद में जो बघेली रियासत है, बुंदेली रियासत है, होलकर है, सिंधिया है, इनका भारत विलय पर संक्षिप्त लेख लिखी या टिप्पणी लिखी है। इस प्रकार से सभी रियासत में प्रश्न बन सकता है। उसी प्रकार से एक प्रश्न आपका ये बन सकता है, सभी में स्थापत्य कला, सांस्कृतिक पक्ष, उनका प्रशासन और हाँ, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो बन सकती हैं। सभी में आपको ये चीज़ें तो तैयार करना है। अब कुछ जो प्रमुख प्रमुख व्यक्ति हुए हैं उनकी उपलब्धियां या योगदान आप तैयार कर सकते हो। जैसे गोंडवाना रियासत में संग्राम शाह की उपलब्धियां, योगदान और विस्तार, रानी दुर्गावती का संघर्ष और उनके कुछ प्रमुख कार्य रहे हैं वो, शंकर शाह, रघुनाथ शाह का कुछ योगदान है वो आपको तैयार करना है। और तैयार नहीं करना है, आपने जहाँ नोट्स बनाए हैं उनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना है। बाकी आप जो अपना रिवाइज जिस प्रकार से कर रहे हो उस प्रकार से तो करना ही है। होलकर, मल्हार राव होलकर के 4 जो प्रमुख युद्ध हुए इनको 3 मार्कर में भी पूछ सकते हैं, इकट्ठे 5 मार्क में भी और 11 मार्क में भी पूछ सकते हैं। पानीपत 1761 में इनकी क्या भूमिका रही है, इनके बारे में पूछ सकते हैं। देवी अहिल्याबाई की कठिनाई व कार्य, तुकोजी राव द्वितीय के प्रमुख सुधार कार्य, यशवंत राव होलकर तृतीय का स्थापत्य कला में योगदान। तो जिन व्यक्तियों के समय में जो महत्वपूर्ण घटना घटी है उससे संबंधित आपका प्रश्न आता है। जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए जाना जाता है उससे प्रश्न बनता है। जैसे कि यहाँ पे यशवंत राव होलकर तृतीय को स्थापत्य कला में योगदान के लिए जाना जाता है, और तुकोजी राव द्वितीय ने भी जो प्रमुख सुधार कार्य किए थे इसलिए उनके सुधार कार्य पूछ सकते हैं। सिंधिया में महाजी सिंधिया की प्रमुख उपलब्धियां और माधवराव सिंधिया फर्स्ट के प्रमुख सुधारवादी कार्य। भोपाल में आप जितनी भी बेगमें हुई हैं उनके शासनकाल पर टिप्पणी या फिर उनके प्रत्येक के अलग अलग कार्य पूछ सकते हैं। और दोस्त मोहम्मद खान भोपाल के संस्थापक या निर्माता के रूप में टिप्पणी कीजिए या फिर लिखिए, इस प्रकार से कुछ प्रश्न आ सकता है। बुंदेली और बघेली में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो इनमें आप केवल ये चीज़ें तैयार कर सकते हो। वीर सिंह देव बुंदेला का स्थापत्य में योगदान, बुंदेला विद्रोह के नेता, कारण और परिणाम। बुंदेला विद्रोह के कौन कौन नेता थे, कारण क्या थे, परिणाम क्या थे, ये आपका आ सकता है। बुंदेली रियासत के प्रशासन पर लेख लिखिए, इनका जो प्रशासन है प्रशासन आपको अच्छे से पढ़ लेना है। बघेल में वीर सिंह बघेल, देखिए यहाँ पर वीर सिंह देव बुंदेला है, यहाँ पे वीर सिंह बघेल है, तो इनकी उपलब्धियां। और देखिए यहाँ पर साम्राज्य विस्तार नहीं, ये क्षेत्र विस्तार, ठीक है, इन्होंने क्षेत्र विस्तार किया था, इनका जो सीमित क्षेत्र थे इन पे इनका शासन था। 1857 की क्रांति में रीवा राज्य का योगदान और दिनकर राव दीवान के प्रशासनिक सुधार, ये बिल्कुल आपसे पूछ सकते हैं। ये दीवान थे आपके बघेल रियासत में। और कुछ यहाँ पर 3 मार्कर हैं वो आपको तैयार कर लेना है, तो इतने से आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। और जिन्होंने रियासतें अच्छे से यहाँ पर पढ़ी है तो उनको ये सारी चीज़ें एक बार और अच्छे से यहाँ पर रिवाइज कर लेना चाहिए। अब आपके पास में जो समय है वो केवल रिवीजन का है। आप बस दिन भर बैठ के आप बस रिवीजन कीजिए। जो पेपर आपके कमज़ोर हैं या जिन सब्जेक्टों में आपकी जो तैयारी है थोड़ी कम है तो उनको बार बार रिवीजन कीजिए। अब यहाँ पर ना तो नोट्स बनाने का टाइम है आपके पास में और ना कोई नई बुक या नोट्स लेने का, तो अब आपके पास में जो है जितना है बस उसे अच्छे से यहाँ पर कीजिए। और कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप करते रहिए। और बाकी आप यूट्यूब वगैरह पे ज़्यादा पढ़ाई ना करें, अभी खुद से ही आप पढ़ें। देखिए 3 मार्क क्या है, 3 मार्क में जो इम्पोर्टेंट है वो चंद्र शाह, मधुकर शाह, हृदय शाह और कमलापति के बारे में पूछ सकते हैं। 3 मार्कर में ही आ सकता है इनके बारे में। राणोजी शिंदे और कुडरला युद्ध 1794, ग्वालियर संधि 1817 और लड़ई सरकार जो कि बुंदेली रियासत में थी, और पन्ना रियासत, जैतपुर रियासत, बूढ़ा मंगल मेला और अजय रियासत। बघेल लोधी संघर्ष 1470, बघेल बुंदेला संघर्ष 1700 में हुआ था। बांधी संधि 1812 में हुई थी। बसिन संधि 1802 में, और मुक्त फौज का गठन हुआ था 1857 में, और भील पलटन के बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर 3 मार्कर हैं, इनसे प्रश्न आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से कीजिए। आपको हमने बता ही दिया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक और अपने पास में जो नोट्स हैं उनका यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कीजिए और मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। कुछ पेज पे आप छोटे कुछ चीज़ें लिख सकते हो, जैसे कुछ कॉमन चीज़ें रहती हैं वो जो आप सभी आंसर में यूज़ कर सकते हो वो चीज़ें, तो ये आप एक पेज पे यहाँ पर लिख सकते हो कि किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है इस प्रकार की कुछ फ्रेमिंग बनाना है, ऐसे लिखना है। तो अभी आप जो भी टेस्ट दे रहे हैं तो कृपया आप चाहे तो टेस्ट बंद कर सकते हैं। आप घर पे ही आप 1-2 घंटे डेली आप लिखिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये इस वीडियो के माध्यम से आपकी कुछ यहाँ पर हेल्प कर पाए हों तो
हमें भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रसन्नता होगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी तो वो आपके लिए हम यहाँ पर लेकर ज़रूर आएँगे।